Hello everyone, I'm Swati and welcome to the complete crash course on artificial intelligence by the iSkill। अगर आप एआई की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, एआई को डिटेल में सीखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो में क्लिक किया है ना, इसका मतलब ये कि आप एआई के बारे में सीखने के लिए इंटरेस्टेड भी हैं, क्यूरियस भी हैं और शायद आप एआई को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं डे टू डे लाइफ में और इसके साथ ही एआई की फील्ड में जॉब कैसे ग्रैब कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो क्यों कंप्लीट करना चाहिए, इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या फायदा आपको मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। जब भी हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो हर नए एरा में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में झांक के देखें तो जब भारत आजाद हुआ था, 1950 का टाइम था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी नई टेक्नोलॉजी आई थी, जहां पे किसानों को ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं खेतों में किसानी करके। और जब ये नई टेक्नोलॉजी आई तो इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो स्प्रेड आउट होना शुरू हुई। लेकिन जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमेशा दो तरीके के लोग होते हैं। पहले लोग वो जो नई टेक्नोलॉजी आई उसके फायदे के बारे में सुना और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक ये एक ऐसी रियल टाइम स्टोरी है जहां पे जब नई टेक्नोलॉजी ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आया था, जहां ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से हाइब्रिड सीड्स यूज कर सकते हैं, तो एक ऐसा ग्रुप था जिसने उसके बारे में सुना और उसके बारे में उसके फायदे जान के तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। और एक दूसरा ग्रुप था जिसने उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च की, बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में जाना, अपने खेत के बारे में जाना, अपनी फसल के बारे में जाना और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको समझना शुरू किया। अब जब ये सारी चीजें होने लगी तो ये जो पहला वाला ग्रुप था उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन जो ग्रुप नंबर 2 था उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे। तो हमेशा होता यही है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें उसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानना चाहिए, समझना चाहिए, तभी उसे इंप्लीमेंट करना शुरू करना चाहिए। तो आज का ये जो डिटेल वीडियो होने वाला है, इसमें मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि एआई आज जब हम इतने साल बाद एक नए दौर में आ चुके हैं, जहां पे अब एआई जैसी टेक्निक्स आ चुकी हैं, तो आज भी हमें दो ग्रुप देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ग्रुप जिसको लगता है एआई हमारी जॉब ले लेगा और एक ऐसा ग्रुप जिसको लगता है कि हाँ, एआई हमारे करियर के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से ग्रुप में है। लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि चाहे कोई भी केस हो, हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस कॉम्पिटिटिव टाइम पे जॉब को ग्रैब करना। अब जब आप जॉब ग्रैब करने के लिए जाएंगे, एआई के बारे में बहुत सारी चीजें अभी मार्केट में सुनने को मिलेगी, तो कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या है एआई, कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या स्किल सीखना है, क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो ये जो कंप्लीट एआई का कोर्स है वो आपको हेल्प करेगा कि अगर अभी आप इस ग्रुप नंबर 1 वाली स्टेज में जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां से धीरे धीरे करते हुए हम ग्रुप 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद हमें ये जरूर पता चल जाएगा कि अगर हमें एआई की फील्ड में जॉब चाहिए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, हर एक टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। अब जब हम लोग बात करते हैं ना एआई की, तो इसके अंदर बहुत सारी सब टेक्नोलॉजीज आ जाती है, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन। और आज के डेट में हम लोग देख ही रहे हैं कितने सारे मॉडल है, एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स। तो ये होते क्या है, इनके बारे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजों को आज के क्रैश कोर्स में हम लोग डेफिनेटली कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे ही आपका ये क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका नॉलेज लेवल डेफिनेटली बूस्ट हो जाएगा और आप इतने केपेबल खुद बन जाएंगे कि खुद डिसीजन ले पाएंगे कि एआई की फील्ड में करियर बनाना आपके लिए कितना आसान होने वाला है या कितना आपको उसके अंदर चैलेंजेस फेस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं एआई को डिटेल में आज के इस वीडियो लेक्चर पे। इस क्रैश कोर्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट नोट्स जो है वो भी बनाया है, जिसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है, वहां से जाके आप इस नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो अक्सर ये देखा गया है कि उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले से ज्यादा पैसे उन लोगों ने कमाए जो उस टेक्नोलॉजी को यूज करके नए प्रोडक्ट्स को बिल्ड किया। जैसे फॉर एग्जांपल, जब रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आया था मार्केट में, तो फ्रिज बनाने वाली कंपनी से ज्यादा पैसे उन कंपनीज ने बनाए जो उस फ्रिज को यूज करना जानते थे, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाना जानते थे, जैसे कि आइसक्रीम, बेवरेजेस या फिर होटल चेन्स। या अगर हम लोग बात करें कि जब इंटरनेट आया था तो इंटरनेट को बनाने वाली थी यूएसए गवर्नमेंट,
लेकिन उससे ज्यादा पैसे तो उन कंपनीज ने बनाए जिन्होंने इंटरनेट का यूज करना शुरू कर दिया, जैसे कि गूगल, फेसबुक, Amazon। तो इंटरनेट तो भले यूएसए गवर्नमेंट ने बनाया हो, लेकिन उस इंटरनेट को यूज करते हुए अपने जो प्रोडक्ट्स बना दिए, जैसे गूगल ने अपने प्रोडक्ट बनाए, मेटा ने फेसबुक बना दिया, Amazon ने अपना ई कॉमर्स चैम्बर बना दिया, तो डेफिनेटली उन कंपनीज ने ज्यादा पैसे बनाए। या फिर अगर हम एक और रियल टाइम एग्जांपल देखें तो राइट ब्रदर्स ने जब एयरप्लेन बनाई थी, तो राइट ब्रदर्स से ज्यादा पैसे उन एयरप्लेन रिलेटेड कंपनीज ने बनाए जो आज बेसिकली एयर सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। तो अक्सर यही होता है, आज भी यही हो रहा है कि जब एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाली कुछ कंपनीज हैं जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को बिल्ड करने के लिए, तो कुछ कंपनीज हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ओपन एआई है जिसने चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है, गूगल माइंड है, डीप माइंड है, मेटा, एंथ्रोपिक, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, Amazon, टेस्ला। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को क्रिएट किया है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडल को यूज करने के लिए अब और भी कंपनीज आ चुकी हैं और अलग अलग सेक्टर्स में एआई का यूज जो है वो बढ़ चुका है। जैसे हम लोग बात करें टेक कंपनीज की, तो एडोबी, कैनवा, जूम और ना जाने कितनी सारी ऐसी टेक कंपनीज हैं जो इस कंपनी के द्वारा बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रही है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले एनवीडिया का, एनवीडिया ने जो अपने चिप्स बनाया उसको हर एक एआई कंपनी यूज कर रही है। और इसके साथ ही साथ कंपनी आज की डेट में कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, चाहे एक स्टार्टअप कंपनी हो या फिर कोई टेक जायंट कंपनी हो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, हर कोई एआई पे वर्क कर रहा है। तो एआई को जो बनाने वाली, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर रही है, वो कुछ नामी कंपनीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन अब लेट्स सपोज जैसे चैट जीपीटी तो ओपन एआई ने बना दिया, लेकिन उसी चैट जीपीटी को आज की डेट में न जाने कितने सारे स्टार्टअप्स यूज कर रहे हैं और अलग अलग यूज केसेस को बिल्ड करते हुए नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी जानने वाली बात है वो ये है कि अगर हम लोग जॉब चाहते हैं एआई में, तो जो भी कंपनी जो यूज केस कर रही है, जो नए प्रोडक्ट्स बना रही है, वहां पे हमारे लिए जॉब की डिमांड बढ़ जाती है और हम वहां पे जाके अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर में अगर हम लोग देखें तो टाटा, 1mg, फार्मेसी जैसे कितनी कंपनीज हैं। फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट में जीरोधा, जेपी मॉर्गन, कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं ई कॉमर्स में भी। तो हुआ क्या कि मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक कंपनी ने बिल्ड कर दिया, ठीक वैसे जैसे कि इंटरनेट को यूएसए गवर्नमेंट ने बना दिया था, लेकिन इंटरनेट को यूज करने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनी बनी वो बनी गूगल, Amazon, फेसबुक। ठीक इसी तरीके से आज एआई के एरा में ये जितनी कंपनीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ओपन एआई, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, टेस्ला, Amazon, ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं क्योंकि इन कंपनीज के पास में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। ये बहुत अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अलग अलग सेगमेंट में, हेल्थ केयर हो, टेक हो, फिनेंस हो, ई कॉमर्स हो, मार्केटिंग हो, हर सेगमेंट पे अलग अलग कंपनीज हैं। और आज की डेट में स्टार्टअप कंपनीज इतनी ज्यादा है जहां पे हम लोग अगर एआई को अच्छे से सीख लेते हैं तो हमारे लिए गोल्डन मोमेंट बन सकता है कि हम एक जॉब को ग्रैब कर पाए। तो डेफिनेटली एआई जो है वो हर कंपनी अडॉप्ट कर रही है। अब यहाँ पे ना जब हम लोग एआई के टूल्स की बात करते हैं तो 3 तरीके के टूल्स होते हैं। सबसे पहला टूल स्टैंड अलोन टूल्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओपन एआई ने चैट जीपीटी बना दिया। अब जब आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो उसके साथ आप सिंगल चैट जीपीटी यूज करते हो, आपको कुछ और यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या हो गया, एक स्टैंड अलोन टूल हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इमेज जनरेट कराना है तो मैं डैली का यूज करूंगी या मिड जर्नी हम लोग यूज करेंगे और वहां पे जाके मेरी इमेज जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो ऐसे टूल्स को स्टैंड अलोन टूल्स बोलते हैं, जहां पे अगर मेरा जो काम है मैं उस काम के लिए, जैसे चैट जीपीटी से मेरे को अगर एक कोडिंग लिखवाना है, कोई कोड लिखवाना है, तो मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगी, वो मेरे को कोड लिख के दे देगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मुझे किसी और टूल में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो टूल्स होते हैं इसको बोलते हैं स्टैंड अलोन टूल्स। लेकिन अब इस टूल को यूज करते हुए नए जो टूल्स और आ गए हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एआई टूल्स। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं गूगल डॉक्स या गूगल स्लाइड को यूज करूं तो वहां पे एआई इंटीग्रेट हो चुका है, मैं वहां पे जाके एआई का यूज कर सकती हूँ। या अगर मैं नेटफ्लिक्स को यूज करूं तो उसके अंदर भी एआई इंटीग्रेटेड है, मुझे पता चल जाता है कि कौन सी मूवी रिकमेंडेशन में मेरी आ रही है, कौन सी मूवी मेरे को देखना चाहिए। तो ऐसे जो इंटीग्रेटेड एआई टूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं Amazon से शॉपिंग करती हूँ, राइट, तो Amazon तो बस एक वेबसाइट है, ये एक मोबाइल ऐप है,
लेकिन जैसे ही मैं उसके अंदर जाती हूँ मुझे रिकमेंडेशन मॉडल एआई का काम करना चालू कर देता है। अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट वहां पे देखती हूँ तो बार बार वो प्रोडक्ट मुझे दिखाने लगता है, चाहे मैं इंस्टा खोलूँ, फेसबुक खोलूँ, कुछ भी खोलूँ। तो ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड एआई टूल है कि Amazon पहले से एक प्लेटफॉर्म था, उसके अंदर हमने एआई को इंटीग्रेट कर दिया। तीसरा टाइप होता है कस्टमाइज्ड एआई टूल, जैसे कि अगर हम लोग बात करें स्पॉटिफाई डीजे एआई, वो एक पर्टिकुलर कंपनी है जो डीजे पे काम करना चाहती है, म्यूजिक पे काम करना चाहती है, तो स्पॉटिफाई ने उसके अंदर कस्टमाइज एक अलग से डीजे के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया। अब अगर कोई कंपनी है जिसको अपने स्टाफ को मैनेज करना है, वो एक सीआरएम बनाना चाहती है, उस सीआरएम के अंदर उस कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करके हमने एआई को दे दिया। तो हो क्या रहा है आज की डेट में कि स्टैंड अलोन टूल्स भी कंपनी बना रही है, इंटीग्रेट भी कर रही है एआई को, और साथ ही साथ अलग से कस्टमाइज्ड एआई टूल्स भी बन रहे हैं। तो हमारे लिए जो तीनों सेगमेंट है ना, अब आज की डेट में कोई सोचे कि मेरा ओपन एआई में जॉब लग जाए, और हम लोग कोई बहुत हमें बहुत ज्यादा आता नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि हम ओपन एआई में डायरेक्ट जॉब कर पाए। लेकिन अगर हम लोग सही एआई का नॉलेज ले सकते हैं तो हो सकता है कि हम कोई इंटीग्रेटेड एआई टूल जो कंपनी बना रही है वहां पे हमारा प्लेसमेंट हो जाए, या जो कस्टमाइज एआई टूल बना रही है अगर हमको नॉलेज है तो हो सकता है हम वहां पे जाके प्लेस्ड हो जाए, क्योंकि हर किसी का जॉब तो गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, टेस्ला में नहीं लग सकता। लेकिन अगर हमें जॉब चाहिए ऐसी कंपनीज में जो इंटीग्रेटेड टूल, कस्टमाइज टूल बना रही है, तो वहां जरूर हमारा जॉब लग सकता है। तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसको और डिटेल में अभी मैं आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिटेल में बताऊंगी। आज हम देख रहे हैं कि हम अगर कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं तो विद इन 10 मिनट्स हमारे घर के अंदर पहुंच जाती है। अगर हम लोगों को अपना कोई काम करवाना है तो उसके लिए एआई हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये अचानक से तुरंत नहीं बन गई है, इस टेक्नोलॉजी को बनने के लिए 75 ईयर्स का टाइम लगा है। तो आखिर ये एआई है क्या, बिल्कुल ही बेसिक स्क्रैच से समझेंगे कैसे ये एआई इतना इवॉल्व हो गया कि आज हम लोग इतने एडवांस बन चुके हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? सो बेसिकली एआई इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग मशीन्स दैट कैन परफॉर्म द टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। कहने का मतलब एकदम आसान भाषा में ये कि एआई कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसका मकसद है कि ऐसे मशीन्स को क्रिएट करना जिसपे ह्यूमन इंटेलिजेंस जितना पावर हो सके। अब ह्यूमंस क्या क्या काम कर सकते हैं? तो ह्यूमंस लर्न करना जानते हैं, एआई भी धीरे धीरे लर्न कर रहा है डेटा के साथ में। ह्यूमंस तर्क वितर्क कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रीजनिंग कैपेबिलिटी होती है उनके अंदर, तो ये मशीन्स के अंदर में इंड्यूस किया जाए। ह्यूमंस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केपेबल होते हैं, तो एक मशीन को भी इस तरीके से बनाया जाए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ह्यूमंस एक दूसरे की भाषा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम बनाना, एक ऐसा एआई क्रिएट करना जो इंसानों की भाषा को समझ पाए, और ऐसे परसेप्शंस को क्रिएट करना, क्योंकि इंसान तो इमेज भी देख सकते हैं आंखों से, साउंड भी सुन सकते हैं कान से, और अपने दिमाग में एक पैटर्न भी बना सकते हैं। तो ठीक ऐसे काम जो कोई ह्यूमन कर सकता है, उन सारी चीजों को आर्टिफिशियली कराया जा सके, इसलिए डेवलप हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी 1950s में। 1950s में एलन ट्यूरिंग ने 1950 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने ये सोचा था कंप्यूटर मशीनरी और एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसके पास अपना खुद का इंटेलिजेंस हो सके। तो उन्होंने खैर बहुत बेसिक शुरुआती दौर में एक पेपर पब्लिश किया। उसके 6 साल के बाद 1956 में जो नाम है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पहली बार दुनिया के सामने आया, और उस नाम को देने वाले जो इंसान थे वो थे जॉन मैककार्थी। तो जॉन मैककार्थी ने एआई जो है उस वर्ड को दिया, और इसके बारे में सोचना उन्होंने वहां से शुरू किया। धीरे धीरे डेवलपमेंट आगे बढ़ा, लेकिन जब कोई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। सबसे पहले एआई के 1960 और 70 के टाइम पे बेसिक प्रोग्राम जो है वो डेवलप होने शुरू हुए, जैसे कि एलिजा। ये एक बेसिकली एक ऐसा चैटबॉट था जो एक सिंपल से स्क्रिप्ट को फॉलो करता था। उसके बाद एक और यहाँ पे रोबोट की तरह आया जो कि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था, जो ह्यूमंस की तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैपेबिलिटी रखता। तो धीरे धीरे करके लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन जब कोई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो ऑब्स्टिकल तो आता ही है। तो एक ऐसा ही मोमेंट आया था 1970 से 1980 का टाइम पे, जब एआई को लेके लोगों की एक्साइटमेंट थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई थी, और फंडिंग जो थी एआई और रिसर्च में वो भी मिलनी कम हो गई थी। तो ये वो टाइम था जब हार्डवेयर जो था वो बहुत लिमिटेड था, मशीन्स इतने ज्यादा केपेबल रिसोर्सेज नहीं थे, तो एआई में थोड़ा लोगों का झुकाव जो है वो कम हो गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे 90s का दौर आया,
एआई का एक सेकंड बूम स्टार्ट हो गया, जहां पे मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग जैसी चीजों पे काम बढ़ने लग गया। 1997 ये मोमेंट एआई की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि जब आईबीएम का डीप ब्लू चेस वर्ल्ड चैंपियन जो थे, गैरी जो थे, वो वर्ल्ड चैंपियन थे, उनको एक मशीन ने हरा दिया था। तब पहली बार दुनिया का ध्यान उनकी तरफ गया और लोगों को एआई का पोटेंशियल जो है वो समझ में आना शुरू हुआ। ठीक वैसे ही 1990s में एक स्पीच रिकॉग्निशन के लिए एक सिस्टम आया, वो भी काफी पॉपुलर होना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स पॉपुलर होते गए, उसके बारे में चीजें आगे बढ़ती गई। फिर 2010 के बाद से अगर हम लोग बात करें तो काफी रिवॉल्यूशनरी चीजें आई। डीप लर्निंग इंट्रोड्यूस हुआ, चैटबॉट आ गए, पर्सनल असिस्टेंट का नया चीज देखने के लिए मिला, जो आज हम लोग सुन रहे हैं, सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, राइट। तो ये जो चीजें हैं धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हुई। सीरी की बात करें तो 2011 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था। विंडोज में कॉर्टेना को 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे ही अमेजोन ने 2014 में एलेक्सा को इंट्रोड्यूस किया था और गूगल ने 2016 में। तो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट्स जो है वो आगे बढ़े। और आज जब हम लोग 2020 के बाद की बात करते हैं, तो आज तो बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो या फिर चैट जीपीटी हो, डैली हो, मिड जर्नी हो, अलग अलग तरीके के एआई आ चुके हैं। अब ये किस किस तरीके के एआई आ चुके हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल, सबसे पहले जब एआई आना शुरू हुआ था, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स बनाने कंपनी ने शुरू किए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ईमेल यूज करते हैं, राइट। अब ईमेल में कोई मेल आता है जिसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक लॉटरी जीत गए। तो सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ कि मेल को क्लासिफाई किया जाए, काम के मेल अलग, और जिस मेल में इस तरीके के वर्ड्स लिखे हुए हैं जो थोड़े से अलग साउंड कर रहे हैं, जैसे आप एक लॉटरी जीत चुके हैं, थोड़े से जो स्कैम ओरिएंटेड वर्ड्स लग रहे हैं, उसको स्पैम में डाल दिया जाए। तो धीरे धीरे बेसिक मॉडल्स पहले डेवलप होने लगे, जहां पे स्पैम डिटेक्शन, कोई मेल जो आपको आया है वो स्पैम है या नहीं है। या फिर धीरे धीरे फेस रिकॉग्निशन मॉडल, हम सबके मोबाइल फोन्स में फेस रिकॉग्निशन फीचर आने लगे, जो हमारा फेस देख के लॉक अनलॉक हो जाता है फोन। तो वहां से चीजें डेवलप हुई। फ्रॉड अलर्ट, जैसे हम लोग नेट बैंकिंग करते हैं तो वहां पे फ्रॉड ना हो, इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स हैं। अब एआई के अलग अलग तरीके के मॉडल होते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल का मतलब ये होता है जहां पे हम डिस्क्रिमिनेट कर पाए, यानी कि अंतर कर पाए, जैसे कि जो मेल आया है वो स्पैम है या नहीं, राइट। फेस जो है वो जिस इंसान का फोन है उसी का फेस है या नहीं, तभी वो फेस अनलॉक होगा। ठीक वैसे ही फ्रॉड डिटेक्शन, कि जो इंसान ऑनलाइन बैंकिंग कर रहा है ये इंसान वही है या नहीं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटिव चीजें डेवलप हुई, इसको बोलते हैं एआई का पहला मॉडल, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। इसके बाद जो सेकंड जो मॉडल है एआई का, ये है जनरेटिव मॉडल, जो कि कंटेंट और डेटा क्रिएशन में काम करता है, जिसमें हम लोग मॉडल को ट्रेन डेटा देते हैं और उसके बाद आउटपुट लेते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी जो हम लोगों को टेक्स्ट जनरेट करके देता है, या फिर बर्ट, या अगर हम लोग बात करें इमेज की तो डैली है, या अगर हम लोग स्पीच की बात करें तो वेवनेट है। आज हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग वॉइस में लोगों के पास गाने आ जाते हैं, एआई अलग अलग तरीके की इमेज जनरेट करके दे रहा है। तो जितना भी कंटेंट में और टेक्स्ट डेटा के साथ में, ऑडियो डेटा के साथ में, इमेज डेटा और वीडियो डेटा के साथ जो काम हो रहा है, जहां पे आप एक मशीन को प्रॉम्प्ट लिख के देखते हैं और मशीन अपने आप समझ के आपको नया चीज या तो टेक्स्ट क्रिएट करके देगी, या तो वीडियो क्रिएट करके देगी, या तो इमेज क्रिएट करके देगी। तो ये जो सेगमेंट होता है एआई के मॉडल्स का, दैट इज कॉल्ड एज द जनरेटिव एआई मॉडल। तो आप सबसे पहले अभी जो मैं समझा रही हूँ, अलग अलग तरीके के एआई के मॉडल्स के बारे में अभी आप जान रहे हैं। अब इसके बाद एक और नई टेक्नोलॉजी जो बहुत, जिसने हम कह सकते हैं कि पूरे मार्केट को हिला के रख दिया था, जो अब जनरेटिव एआई तो हम देख चुके हैं 2022, 23, 24 के टाइम से हम लोग इसको देख रहे हैं, और अब तो हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुका है। हम गूगल सर्च करने के पहले आज चैट जीपीटी में जाके सर्च कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, और नया एआई में क्या नया चेंजेस आएगा, क्या नई रिवॉल्यूशनरी चीज और डेवलपमेंट हो रहा है, ये जरूर आपको जानना चाहिए अगर आप एआई में जॉब करना चाहते हैं। तो अब जो एक नया एआई का मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है इस एरा में 2025 के बाद से, दैट इज कॉल्ड एज द एआई एजेंट और एजेंटिक एआई। जितनी भी कंपनी के सीईओज और फाउंडर्स हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। मेटा के मार्क ज़करबर्ग का कहना है कि एआई रिसर्च जो है इसको इन्हांस करने के लिए एआई एजेंट्स पे हम लग चुके हैं। गूगल के सुंदर पिचाई का कहना है कि आज के डेट में नया प्रोडक्टिविटी टूल एक नए एम्प्लॉय या लेबर की तरह काम करेगा, एआई एजेंट्स। एनवीडिया का कहना है कि जो एआई एजेंट है
इसका दौर शुरू हो चुका है और माइक्रोसॉफ्ट ने तो अपना नया एआई एजेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये अब नया मॉडल जो है जिसको कहा जा रहा है एजेंटिक एआई, ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एजेंटिक एआई मॉडल्स एक ऐसे एआई सिस्टम्स हैं जो खुद अब डिसीजन लेना भी जानते हैं। जैसे कोई इंसान है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं और मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे दो लेट्स सपोज अलग अलग स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक है लेट्स सपोज टेस्ला का और एक स्टॉक है लेट्स सपोज एनवीडिया का, मैं क्या लूं, मेरे लिए बेटर क्या होगा। तो ये एक इंसान सोचता है और एक डिसीजन लेता है। हर दिन हम लोग कितने सारे डिसीजंस लेते हैं, क्या पहनूं, क्या खाऊं, कहाँ जाऊं, लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट। तो ये चीज इंसान तो तुरंत सोच लेता है, लेकिन मशीन भी इस चीज को सोच पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को मेरा एक पर्सनल एआई एजेंट है, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई लेट्स सपोज एक फोन, एक गैजेट में खरीदना चाहती हूँ, तो मैं उस एआई एजेंट के पास जाऊंगी और वो मुझे बता देगा कि मेरे लिए बेटर कौन सा है, और मेरे बिहाफ में वो वहां पे जाके उस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देगा और मेरे लिए वो काम करके दे देगा। तो एजेंट मतलब ही क्लियर हो जाता है। जैसे हम लोग जब ट्रेन बुक करना होता है आईआरसीटीसी में, हमको कोई भी इमरजेंसी में जाना है, तो हम क्या करते हैं, अरे थोड़ा ज्यादा पैसा लेगा लेकिन चलो एजेंट को दे देते हैं, वो फाइनल टिकट करके हमारे हाथ में लाके देगा। तो ठीक ऐसा ही आज की डेट में अब एआई के एजेंट्स आ चुके हैं, एआई मॉडल जो एजेंटिक मॉडल, इस पे काम बढ़ चुका है कि अब एआई को इस लेवल पे तैयार किया जाए कि वो डिसीजन ले पाए और फाइनल, जैसे आपको एक रेलवे में टिकट लाके आपको एक एजेंट आपके हाथ में देता है ना, आपके बिहाफ में टिकट बुक करता है, आप खुद तो नहीं करते हो, बस आप एजेंट को पैसे देते हो। ठीक इसी तरीके से अब अलग अलग काम के लिए एआई एजेंट्स डेवलप हो जाएंगे जो हमारे बिहाफ में डिसीजन भी ले पाएंगे और उस टास्क को फुलफिल करके दे पाएंगे। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, वो अपने आप आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा देगी। या फिर एआई पावर्ड रोबोट्स या फिर गेम्स प्लेटफॉर्म है और पर्सनल असिस्टेंट हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। जैसे कि अगर मैं पर्सनल असिस्टेंट की बात करूं, ऑटो जीपीटी, बेबी एजीआई, ऐसे बहुत सारे कंपनीज इस पे काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो रिवॉल्यूशन होने वाला है जनरेटिव एआई, तो हम लोग एकस्टम हो चुके हैं। पहले लगता था अरे क्या चैट जीपीटी है, और आज हम उसको यूज करने के आदी बन चुके हैं। ठीक वैसा ही अब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एआई एजेंट में हो रहा है। हो सकता है आने वाले 3-4 साल में, लेटेस्ट इंटरव्यू में जब सुंदर पिचाई से पूछा गया नेक्स्ट आप फ्यूचर क्या देखते हैं, तो ही सेड एजेंटिक एआई। जैसे हर कोई पहले गूगल का आदी हुआ, अब चैट जीपीटी का, हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग अपने पर्सनल काम के लिए एआई एजेंट्स यूज करना शुरू कर दें। तो इस एआई एजेंट को बनाने के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है वो भी मैं आपको बनाऊंगी इस वीडियो में। उसके साथ ही साथ कुछ हाइब्रिड मॉडल्स भी आ चुके हैं एआई में। जैसे कि अगर मेरे को एक एआई डेवलप करना है जिसमें जनरेटिव एआई भी हो और एजेंटिक एआई भी हो, तो ऐसे मॉडल्स को कहा जाता है हाइब्रिड मॉडल्स। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स है जहां पे हम इमेज भी रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, डिसीजन भी ले पा रहे हैं, चैटबॉट्स हैं, एआई जनरेटर्स हैं, आर्ट जनरेटर्स हैं। तो ये एक और नया जो मॉडल है जहां पे आप अलग अलग मॉडल को बिल्ड करके एक अलग से हाइब्रिड बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड मॉडल। अब सबसे पहले समझेंगे एआई के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल एआई क्या होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कि एलेक्सा, ठीक है, तो ये एलेक्सा क्या है, एआई का एक फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन इस एलेक्सा को बनाने के लिए अलग अलग जगह में अलग अलग टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज हुए होंगे। क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, क्या क्या एक एआई के अंदर में स्ट्रक्चर होता है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लोग एआई के इस पूरे डोमेन की बात करते हैं, उसी का एक सब पार्ट होता है मशीन लर्निंग, जो मॉडल को हेल्प करता है, ट्रेन करता है और मॉडल बिल्डिंग के लिए काम आते हैं उसके एल्गोरिथम्स। ठीक मशीन लर्निंग का एक पार्ट होता है डीप लर्निंग। क्या होते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये मैं आपको थोड़ी ही देर में डिटेल में समझाऊंगी। अब डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग को यूज करते हुए हम लोग डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स बना सकते हैं, जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि अगर कोई मेल आया है वो स्पैम है या नहीं है, राइट। फेस रिकॉग्निशन मॉडल बना सकते हैं। इसी को यूज करते हुए हम लोग जनरेटिव एआई के मॉडल्स बना सकते हैं, जहां पे हम लोग देख ही रहे हैं चैट जीपीटी, जेमिनाई। तो एलएलएम्स और जेन एआई को मिलके जो प्रोडक्ट बना है वो है चैट जीपीटी, जेमिनाई, और अब यहाँ पे आ चुके हैं एजेंटिक एआई भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, मशीन लर्निंग की भी, डीप लर्निंग की भी, और साथ के साथ कंप्यूटर विजन, एनएलपी जैसी चीजों की भी जरूरत पड़ती है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। सबसे पहले समझेंगे मशीन लर्निंग क्या होता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक मशीन लर्न करना जानती होगी। तो मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज द कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक डिसीजंस विदाउट बीइंग डायरेक्टली प्रोग्राम। कहने का मतलब ये, आसान भाषा में समझाऊं तो, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको हम लोग सिखाते हैं, लाइक
अगर कोई एक एप्पल है तो उसकी फोटो दिखा के बताएंगे, उस एप्पल दिखा के बताएंगे कि देखो इसको एप्पल बोलते हैं, तब धीरे धीरे करके वो बच्चा लर्न करना जानता है। ठीक इसी तरीके से जब आप एक मशीन को सिखाना चाह रहे हैं, मशीन को लर्न करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको देना पड़ेगा डेटा। अब डेटा देने के बाद मशीन उससे पैटर्न्स बनाना सीखती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई छोटा सा बच्चा, उसको आपने एप्पल दिखाया, मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको डेटा ही तो दिखा रहे हो। उसके बाद उसको फोटो को देखने के बाद उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है, और फिर उसके बाद में अगर आप उसके सामने कभी भी एप्पल लेके आओ तो वो खुद ब खुद बोलने लगता है दिस इज एन एप्पल। तो अपने आप वो प्रिडिक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक इसी चीज से इंस्पायर होकर मशीन लर्निंग का भी ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए उसको दिया जाए डेटा। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल को ट्रेनिंग के लिए डेटा देते हैं, राइट। अब मान लो कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा मॉडल बना रही हूं जो ये काम करेगा कि कौन सी कंपनी का, किस ब्रांड का शूज है वो प्रिडिक्ट करके बता पाएगा, राइट। तो मैंने सबसे पहले इसको ट्रेनिंग डेटा दिया, मॉडल को ट्रेन कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने इसको नाइकी का जो डेटा था वो दिया, मॉडल को ट्रेन कर दिया। अब कोई भी टाइप का यहाँ पे मैं जूता डालूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइकी, कोई भी ब्रांड हो, नाइकी हो, एडिडास हो, कोई भी हो, तो अब जब ये मेरा मॉडल ट्रेन हो चुका और हम इसको कोई नया डेटा दे तो भी ये एक्यूरेट प्रिडिक्शन को परफॉर्म कर पाए, इस तरीके से काम करता है मशीन लर्निंग। जैसे बहुत सारे हम लोग मॉडल्स देख चुके हैं। रियल टाइम की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने ओला या उबर यूज किया होगा, तो हम लोग को पता चल जाता है। अगर मैं लेट्स सपोज चांदनी चौक से, लेट्स सपोज मैं जाना चाहती हूँ किसी और जगह, मान लो राष्ट्रपति भवन, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके बीच में कितने पैसे लगेंगे, कितना फेयर मेरे को देना पड़ेगा ओला उबर रैपिडो बुक करते टाइम। तो ये क्या है, प्रिडिक्शन मॉडल है जो प्रिडिक्ट करके बता देता है। तो आप कहीं का भी डेटा डालिए, एक बार अगर आपका मॉडल ट्रेन हो गया तो वो एक्यूरेट प्रिडिक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। तो मशीन लर्निंग में कैसे, अगर इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बात करें तो मॉडल को सबसे पहले हम लोग ट्रेनिंग डेटा देते हैं, फिर अगर मैं इसमें कोई नया डेटा भी डाल दूं, राइट, तो भी वो मॉडल ट्रेंड हो जाएगा और मेरे को एक्यूरेट प्रिडिक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा। ये कैपेबिलिटीज होती है एक मशीन लर्निंग के अंदर। अब मशीन लर्निंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जनरली 3 टाइप की मशीन लर्निंग जो है वो काफी फेमस और पॉपुलर है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सबसे पहले समझते हैं कि ये सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करता है। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा स्पैम डिटेक्शन, ये ईमेल स्पैम है या नहीं है ये आपको बता देगा। या फिर हाउस प्रिडिक्शन, प्राइस प्रिडिक्शन, कि अगर मेरे को किसी चीज का प्राइस प्रिडिक्ट करना है तो प्रिडिक्शन मॉडल क्रिएट कर देगा। या इमेज क्लासिफिकेशन कर देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मॉडल को 2 फोटो दिखाऊं, कैट्स और डॉग्स की इमेजेस हैं, तो वो अपने आप मॉडल इतना समझदार होगा कि कैट की फोटोज को अलग से क्लासिफाई कर देगा और डॉग्स की फोटो को अलग से क्लासिफाई कर देगा। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, जहां पे कस्टमर सेगमेंटेशन परफॉर्म हो पाता है। जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, अगर आप कोई बैंकिंग पे कुछ चीजें कर रहे हैं तो अगर कोई फ्रॉड ना हो, उसके लिए जो हम लोग एल्गोरिथम्स यूज करते हैं दैट इज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये क्या होते हैं तीनों, मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगी। अगर रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रोबोटिक्स या फिर ऐसे चीजें, ऐसे गेम्स जो खुद एआई ड्रिवन होते हैं, जैसे कि अल्फागो। तो होता क्या है, ये अलग अलग टेक्निक्स को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को कि आखिर ये क्या होता है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसा मशीन लर्निंग का टाइप है जिसमें हम मॉडल को लेबल डेटा देते हैं इनपुट आउटपुट पेयर्स के साथ में। मतलब मॉडल को पहले से पता होता है कि कौन सा इनपुट किस आउटपुट से मैच करता है। फिर मॉडल ये पैटर्न समझने की कोशिश करता है ताकि नए डेटा के लिए भी सही प्रिडिक्शन कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कोई छोटे बच्चे को सिखाते हैं तो सबसे पहले उसको बताते हैं, राइट, दिस इज एन एप्पल। तो उसके दिमाग में ट्रेन हो जाता है दैट ये अगर जो ऑब्जेक्ट मुझे दिखेगा जो रेड कलर का है उसको एप्पल बोलते हैं, राइट। तो ये ट्रेन होने चालू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, लेबल करते हैं उसके दिमाग में कि देखो इसको एप्पल बोलते हैं, इसको मैंगो बोलते हैं, इसको कैरेट बोलते हैं। तो पहले से उसको लेबल्स जो है वो पता होते हैं। तो ये जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग होता है उसमें ठीक ऐसा ही होता है कि जब भी हम कभी किसी मॉडल को ट्रेन करते हैं तो उसमें जब डेटा देते हैं ना तो पहले से बता के देते हैं, देखो ये जो डेटा है जिसमें रेड रेड है दैट इज कॉल्ड एज टोमेटोज, एंड दैट इज द ऑरेंज पोर्शन जो थोड़ा लंबा है दैट इज कॉल्ड एज द कैरेट, एंड जो ग्रीन कलर का दैट इज कॉल्ड एज द बेल पेपर। तो हमने क्या किया, जो ये लेबल डेटा दिया इसमें हर चीज बता के दी कि देखो भाई इसको कैरेट बोलते हैं, इसको कैप्सिकम बेल पेपर बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द टोमेटोज। तो अब जो मॉडल ट्रेन हो रहा है तो उसको पहले से पता है किस चीज को क्या बोलते हैं।
लेकिन अब जब मॉडल ट्रेन हो चुका, अब मैं इसमें हो सकता है कोई नया टेस्ट डेटा दे दूं, ये देखने के लिए कि मेरा मॉडल सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो जब यहाँ पे मैं कोई नया टेस्ट डेटा दूंगी तो अपने आप मेरा मॉडल जो है वो सही प्रिडिक्शन कर पाए, इस हिसाब से तैयार करते हैं सुपरवाइज लर्निंग को। फिर मॉडल ये कोशिश करता है कि जब इसके पास कोई नया डेटा आ जाए तब भी वो सही प्रिडिक्शंस जो है उसको परफॉर्म कर पाए। तो हमेशा ये चीज याद रखना, सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that focuses on training the model to make predictions or decisions based on the labeled training data। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर ऐसे मॉडल्स को बनाया जाता है जो डिसीजन ले पाए, जो प्रिडिक्शन कर पाए, लेकिन इसमें लेबल डेटा जो है वो यूज होता है। अब अगर हम लोग बात करें सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या क्या एल्गोरिदम्स हमें पढ़ने चाहिए, ये भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। इसके साथ ही डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के जो फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं iSkill की वेबसाइट पे, उसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रही हूँ, वहां पे भी जाके आप फ्री में डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग अगर आप सीखना चाहते हैं ML, तो इसके लिए भी एक कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है iSkill के यूट्यूब चैनल पे। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रही हूँ, वहां पे जाके आप मशीन लर्निंग पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये कुछ इसके फेमस एल्गोरिदम्स हैं जिसको आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है अनसुपरवाइज्ड, यानी कि सुपरवाइज्ड का ऑपोजिट होगा, तो ठीक ऐसा ही है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एक ऐसा मशीन लर्निंग का टाइप है जिसमें मॉडल को बिना किसी लेबल डेटा के ट्रेन किया जाता है। मतलब पहले मॉडल को पता था कि ये चीज क्या है, क्या लेबल है उसका, लेकिन अब मॉडल को नहीं पता होता, एक रॉ इनपुट दिया जाता है और मॉडल के अंदर खुद इतनी काबिलियत होती है कि वो जब आउटपुट दे तो खुद अपने आप ही उन पैटर्न्स को समझ जाए और सही डिसीजन, सही प्रिडिक्शंस को परफॉर्म कर पाए। तो अनसुपरवाइज लर्निंग एक मशीन लर्निंग का ऐसा मॉडल है जो बिना किसी लेबल डेटा के ट्रेन किया जाता है। मतलब मॉडल को इनपुट दिया जाता है लेकिन आउटपुट का पता नहीं होता, मॉडल खुद से पैटर्न्स और रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है डेटा के अंदर। तो ये होता है बेसिकली अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। जैसे यहाँ पे हमने रॉ डेटा दे दिया, कोई लेबल नहीं किया, कुछ नहीं बताया कि क्या चीज क्या है, दिस इज ब्रिंजल, दिस इज कैप्सिकम, कुछ नहीं बताया हमने, वी हैव जस्ट प्रोवाइडेड द रॉ डेटा एंड आफ्टर यूटिलाइजिंग दिस रॉ डेटा, यहाँ पे ML के एल्गोरिदम्स ही इतने पावरफुल होते हैं कि वो खुद से प्रोसेस कर लेंगे और खुद से इंफॉर्मेशन दे देंगे कि इसको बोलते हैं बेल पेपर, इसको बोलते हैं ब्रिंजल एंड दिस इज बेसिकली द गार्लिक। अपने आप ये चीज कर पाएगा। तो ऐसे जो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं जो इन काम को करते हैं, वो ये कुछ फेमस एल्गोरिदम्स हैं। अगर आप AI में करियर बनाना चाहते हैं तो ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के ये एल्गोरिदम्स आपको बिल्कुल आने ही आने चाहिए। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं कि क्या क्या एल्गोरिदम्स आपको पढ़ने हैं। All right, now we are going to understand about the reinforcement learning. So reinforcement learning एक मशीन लर्निंग का ऐसा टाइप है जिसमें एक एजेंट अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है और रिवॉर्ड के थ्रू सीखता है। जैसे इसको अगर मैं और ज्यादा इजी वर्ड्स में अगर आपको समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम लोग ने बचपन में ऐसा सुना होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर तुम इस पर्टिकुलर क्लास में पास हो जाते हो तो तुमको बाइसिकल मिलेगी, तुमको कोई गिफ्ट मिलेगा, राइट। लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तुम मार पड़ेगी, ऐसा हमने सुना है बचपन में, राइट। तो होता क्या है, वी ह्यूमन वर्क ऑन द रिवॉर्ड सिस्टम, कि हमको पता है कि अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो इसके लिए मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। लेकिन अगर वही चीज ना हो तो हो सकता है कि हमें उसके लिए पनिशमेंट भी मिल पाए। तो सामने वाले का जो फोकस होता है दैट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड द रिवॉर्ड, राइट। इन द सेम मैनर कि जब हम लोग यहाँ पे मशीन को जब ट्रेन करते हैं यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि वो मॉडल जो है मशीन लर्निंग का वो खुद से यहाँ पे सीख पाए, अपनी गलतियों के हिसाब से वो अपने आप को फीडबैक देता रहे और उस हिसाब से वो अपने आप को ट्रेन कर पाए। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग पैराडिग्म दैट फोकसेस ऑन एजेंट्स लर्न टू इंटरैक्ट विद एन एनवायरनमेंट ताकि उसे क्यूमुलेटिव अवार्ड्स मिले। तो अगर वो कोई चीज बेटर परफॉर्म कर रहा है, उसके अगर आउटपुट अच्छे तो उसको अच्छा फीडबैक जाएगा, लेकिन वही चीज अगर कहीं एरर आ जाता है तो उसको फीडबैक नेगेटिव जाएगा। तो इस बेसिस में जब एक मॉडल को ट्रेन किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि क्या क्या हमें आना चाहिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर। तो ये सारे एल्गोरिदम्स इंपॉर्टेंट होते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए। अब तीनों यहाँ पे एल्गोरिदम्स को अगर हम लोग कंपेयर करें, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग,
तो जो यहाँ पे आपको डायग्राम्स के थ्रू दिख रहा होगा, ग्राफ्स के थ्रू, कि जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है वो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्लासिफिकेशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेल्स की अगर हम लोग बात करें तो मेल स्पैम है या नहीं है, राइट, तो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करना जानता है। या हम लोग रिग्रेशन की बात करें तो प्रिडिक्शन करना जानता है, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसका प्राइस कितना होगा वो प्रिडिक्ट करना जानता है। तो जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग का। अब बात करें सुपरवाइज लर्निंग की, तो ये क्या करता है, अनलेबल्ड डेटा मिलता है तो अलग अलग ग्रुप्स में, क्लस्टर्स में इसको डिवाइड कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक ऐसा मॉडल बना रही हूँ जिसमें मैं एक रॉ डेटा दे देती हूँ किसी मॉडल को और मॉडल मुझे अपने आप क्लासिफाई करके बता देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा एक मॉडल को दे रही हूँ जिनका सैलरी स्ट्रक्चर जो है, कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि ज्यादा कमाते हैं और खर्च भी ज्यादा करते हैं, कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि ज्यादा कमाते हैं लेकिन खर्चे कम करते हैं, कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कम कमाते हैं और खर्चे भी कम करते हैं, और कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कम कमाते हैं लेकिन खर्चे ज्यादा करते हैं। अलग अलग चीजें मेरे को अब पता नहीं, उस डेटा को मैंने रॉ दे दिया। अब ये चीज जो है अलग अलग क्लस्टर्स में अलग अलग ग्रुप्स का मेरे को डेटा बना के दे देगा कि ये वो एम्प्लॉयज हैं जो कि कम कमाते हैं और खर्चे भी कम करते हैं, ये वो एम्प्लॉयज हैं जो कम कमाते हैं लेकिन खर्चे ज्यादा करते हैं, और ये वो एम्प्लॉयज हैं जो कि कमाते भी ज्यादा और खर्चा भी ज्यादा करते हैं। तो ये जो क्लस्टरिंग के प्रॉब्लम्स होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमने देखा कि एक एनवायरनमेंट होता है और एक स्टेट होता है और यहाँ पे होता है मॉडल एजेंट। तो जैसा उसको एनवायरनमेंट का स्टेट मिलता है वो वैसा एक्शन परफॉर्म करता है और इसके हिसाब से उसको फीडबैक मिलते जाते हैं उस मॉडल को, और वो फीडबैक के हिसाब से धीरे धीरे करके सीखते जाता है। दैट इज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये तीनों मशीन लर्निंग के टाइप्स हमने कवर किए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डीप लर्निंग के बारे में। सो डीप लर्निंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हेल्प्स कंप्यूटर लर्न एंड मेक डिसीजंस जस्ट लाइक ह्यूमंस। जैसे कि हम ह्यूमंस के दिमाग में इतनी एबिलिटी होती है कि हम डिसीजन ले पाए, तो ये जो डीप लर्निंग होता है ये ब्रेन इंस्पायर्ड सिस्टम है कि जहां पे जैसे मशीन लर्निंग इस एबिलिटी पे बेस्ड था कि ह्यूमन जैसा लर्न कर सकते हैं वैसे ही हम क्या मशीन को लर्न करा सकते हैं। लेकिन डीप लर्निंग जो है वो डिसीजन लेने पे ज्यादा फोकस्ड होता है। जैसे एक इंसान का दिमाग, ब्रेन जो होता है वो ह्यूमन डिसीजंस ले सकता है, ठीक वैसे ही ब्रेन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होकर डीप लर्निंग को इन्वेंट किया गया है। तो अब अगर हम लोग देखें कि ये डीप लर्निंग के अंदर होता क्या है, तो जैसे ह्यूमंस का जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और यही जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है न्यूरॉन्स, राइट। तो ये जो बायोलॉजिकल एबिलिटी होती है कि हमारे दिमाग में हम कुछ देखते हैं और अचानक से हम उसके बारे में रिएक्ट भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, यही ग्लास ऑफ वाटर अगर गर्म होगा, इसको मैं जैसे ही टच करूंगी मैं रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दूंगी। तो इतना क्विक और इंस्टेंट होता है ह्यूमन ब्रेन कि हम लोग तुरंत हमारे न्यूरॉन्स हमारे सिग्नल्स को पहुंचा देते हैं, वी स्टार्टेड रिएक्टिंग। इन द सेम मैनर मशीन के इस न्यूरॉन से, जैसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होते हैं, उसी से इंस्पायर होके डीप लर्निंग के अंदर भी न्यूरल नेटवर्क होता है। अब ये न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, तो सबसे पहले मैं आपको ह्यूमन ब्रेन का एग्जाम्पल देते हुए समझाती हूँ। ये होता है बेसिकली न्यूरॉन। ह्यूमंस का जो ब्रेन होता है उसके अंदर ये न्यूरॉन होता है जिसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है डेंड्राइट, दिस इज द सेल बॉडी एंड दिस इज एक्सन। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, डेंड्राइट्स ये पार्ट क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और दूसरे न्यूरॉन्स से जितनी इंफॉर्मेशन आती है वो सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है डेंड्राइट। फिर उसके बाद सेल बॉडी या सोमा क्या काम करता है, ये पार्ट रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को और उसके बाद में प्रोसेस करता है। डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन रिसीव की, अब रिसीव होने के बाद वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करेगा सोमा। अब जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई तो वो आती है इंफॉर्मेशन एक्सन के पास में, कि जब न्यूरॉन प्रोसेस कर लेता है इंफॉर्मेशन को तो आउटपुट में जो सिग्नल्स देता है दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाने के लिए वो काम करता है एक्सन। ठीक इसी चीज से इंस्पायर होके डीप लर्निंग के अंदर का जो मॉडल होता है वो ऐसा ही होता है। पहले होती है इनपुट लेयर, उसके बाद होती है हिडन लेयर और उसके बाद होती है आउटपुट लेयर। तो इनपुट लेयर क्या करती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। हिडन लेयर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करती है। हिडन लेयर्स मल्टीपल हो सकती है, 1, 2, 4, 5 हजार भी हो सकती है। दिस इज द मल्टीपल न्यूरॉन्स। तो हिडन लेयर्स क्या होती हैं, ये लेयर्स मल्टीपल न्यूरॉन से बनाई जाती है ताकि जो भी इनपुट डेटा को प्रोसेस करते हैं
वो अपने अपने वेट और एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू इनपुट को ट्रांसफॉर्म करती है। और जब सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है तब हमारे पास एक होती है आउटपुट लेयर जो हमें रिजल्ट्स को देती है। तो पूरा का पूरा डीप लर्निंग का जो मॉडल और फ्रेमवर्क है वो ह्यूमन ब्रेन बेस्ड है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट आता है इनपुट लेयर्स का, हिडन लेयर्स का और आउटपुट लेयर्स का। अब अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और समझे, मैं आपको एक और रियल टाइम एग्जांपल से समझाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल हैं जिनको ये टास्क दिया गया है कि ये जो इमेज है यहाँ पे, ये पांडा की इमेज है या नहीं है, ये उन्हें बताना है। तो एक तरीके से इमेज क्लासिफिकेशन का यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अब ये चीज हम लोगों को ट्रेन करनी है, राइट। अब ह्यूमंस को हमें बताना है, तो वो ह्यूमन जो कभी पहले मान लो पांडा को देखे ही नहीं है तो वो तो जानेंगे नहीं इसके बारे में। तो लेट्स सपोज ये यहाँ पे टास्क है। तो अब जब भी आपके पास कोई इमेज आएगी जैसे पांडा की, तो हर एक ग्रुप जो है वो अलग तरीके से काम करेगा। कोई होगा जो पांडा की नोज है या नहीं उसको पहचानेगा, कोई उसकी आंखों से पहचानेगा, कोई उसके ईयर से पहचानेगा। और उसके बाद जब हर कोई अपने अपने तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेगा तो वो फाइनल इंफॉर्मेशन किसी एक को बताएगा। और वो इंसान क्या करेगा जिसको इंफॉर्मेशन पता चली है वो जाके चेकआउट करेगा। अब ये बोलेगा कि क्या ये पांडा की इमेज है। तो हमारी टीम ने इसको डिसाइड किया, हर किसी ने अलग अलग उसके, किसी ने नोज को जज करने का काम किया, किसी ने आईज को, किसी ने ईयर्स को, और हमें लगता है कि ये इमेज जो है वो पांडा की है। तो फाइनल जो यहाँ पे रहेगा, जो हमारा डिसीजन मेकर रहेगा, वो इस बात को क्लैरिफाई करेगा दैट दिस इमेज इज ऑफ पांडा और नॉट। तो इसने अगर कह दिया यस, दैट मीन्स कि हुआ क्या कि जब भी आपके पास में इस इमेज क्लासिफिकेशन का या ऐसा कुछ काम आता है तो आपने क्या किया, इस काम को अलग अलग लोगों में अलग अलग चीजों को देखने के लिए डिवाइड कर दिया। और उसके बाद ये फाइनल जो है आपको रिजल्ट जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे जो लेयर्स होते हैं हमारे पास, इनपुट आउटपुट जो लेयर्स होते हैं वो ऐसा ही काम करते हैं कि हर तरीके से यहाँ पे देखो इनपुट में हमको मिल गया, उसके बाद ये सारे कुछ यहाँ पे हिडन लेयर्स हैं और फिर फाइनल आउटपुट हमें पता चल रहा है। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पे जो आप नेटवर्क देख रहे हैं, अगर फेस डिटेक्शन का मैं डीप लर्निंग मॉडल दिखाऊं तो ये हो गया हमारा इनपुट। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे हिडन लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, वो सारी इमेज क्लासिफाई होगी और फिर जाके फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो ठीक ऐसा टास्क जैसा ह्यूमंस करते हैं। अब हो सकता है कि कभी कोई ऐसा केस हो जहां पांडा की वो इमेज ना हो, उससे सिमिलर दिखने वाला कोई एनिमल हो, तो क्या होगा, हर एक बॉडी पार्ट को क्लोजली आपकी टीम ऑब्जर्व करेगी, उसके बाद ही आप डिसीजन ले पाओगे कि ये वो पांडा की इमेज है या नहीं है, राइट। सो इन दिस मैनर सेम इसी तरीके से जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो ऐसे ही बिल्ड होते हैं, जहां पे आप इनपुट देते हैं और कई सारे ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जो हिडन लेयर के अंदर काम करते हैं और फिर हम लोगों को एक फाइनल रिजल्ट मिलता है। So that is the whole structure of the neural networks. That is what I'm trying to explain you guys here. तो इस तरीके से डीप लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो बनता है, क्योंकि जितने भी हम लोग कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करते हैं दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डीप लर्निंग थिंग्स। अब आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि जब पहले से हमारे पास मशीन लर्निंग था तो डीप लर्निंग की क्या जरूरत आ पड़ी, क्या डिफरेंस होता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका डेफिनेशन के हिसाब से डिफरेंस देखें तो मशीन लर्निंग इज अ टेक्निक वेयर कंप्यूटर लर्न्स फ्रॉम डेटा टू मेक प्रेडिक्शंस। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर डेटा से सीखता है ताकि वो प्रेडिक्शंस परफॉर्म कर पाए। लेकिन डीप लर्निंग जो है वो एक सबसेट है मशीन लर्निंग का, जहां पे न्यूरल नेटवर्क्स का यूज होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से मॉडल सीख पाता है। अगर डेटा डिपेंडेंसी की बात करें तो मशीन लर्निंग में स्मॉल से मीडियम डेटा सेट के लिए रिलायबल है, लेकिन डीप लर्निंग के लिए बहुत ही ज्यादा जो ह्यूज डेटा होता है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। फीचर इंजीनियरिंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में ह्यूमंस को काफी ज्यादा मैन्युअली फीचर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन डीप लर्निंग में ये काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर हम लोग बात करें टाइम की तो स्मॉल डेटा सेट है तो मशीन लर्निंग फास्ट तरीके से काम कर जाएगा, लेकिन अगर डीप लर्निंग है तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है। अगर कंप्यूटेशन पावर की बात करें तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स जो है वो नॉर्मल कंप्यूटर्स पे भी वर्क करते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है उसको डीप लर्निंग मॉडल्स ट्रेन करना है तो उसके लिए जीपीयूज या टीपीयूज की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इसमें स्ट्रक्चर डेटा होता है और इसमें काफी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, जैसे इमेज डेटा, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, स्पीच डेटा। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल ले रियल लाइफ का, जैसे अभी हम इमेज रिकॉग्निशन को देख रहे थे, मशीन लर्निंग में इसके लिए एसवीएम, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम्स, रैंडम फॉरेस्ट और भी ऐसे टेक्निक्स का यहाँ पे यूज होता है। और फीचर एक्सट्रैक्शन जो होता है वो मैनुअल होता है,
लेकिन यही चीज अगर हम लोग डीप लर्निंग में करें तो CNN की जरूरत पड़ेगी, और जो पैटर्न्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मशीन पैटर्न को लर्न करना चालू कर देगी। तो डीप लर्निंग एडवांस चीजें हैं, क्योंकि और ज्यादा डेटा आज की डेट में कॉम्प्लेक्स होता ही जा रहा है, क्योंकि हर तरीके का चीज डेटा है आजकल। अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा कोई स्पीच है, दैट इज ऑल्सो द डेटा। हम दिख कैसे रहे हैं, हमारी जो फोटोज है, दैट इज ऑल्सो अ डेटा। अगर हम, जैसे मैं अभी आपको एक वीडियो की तरह पढ़ा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो अ डेटा। मैं कुछ लिख रही हूँ, दैट इज ऑल्सो अ डेटा। तो द डेटा बिकम्स कॉम्प्लेक्स विद द कमिंग टाइम, और इसी चीज के लिए डीप लर्निंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है मशीन लर्निंग के साथ साथ। तो अब डीप लर्निंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये ऑलरेडी मेरी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं डीप लर्निंग के कि अगर आप एआई की फील्ड में जाके खुद को जॉब रेडी बनाना चाहते हैं तो आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से लर्न करना इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हुई बात डीप लर्निंग की, अब हम बात करेंगे एनएलपी की, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगर किसी मशीन को ह्यूमन जैसी एबिलिटी देना है तो उसको बात भी समझ में आनी चाहिए। जैसे हम ह्यूमंस अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो भाषा जिसको समझ में आ पाए, तो ठीक वैसे ही मशीन को ह्यूमंस की भाषा समझ में आ पाए, तभी वो प्रॉपर तरीके से उनके लिए बेनिफिशियल होगी। तो एनएलपी इज बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। ये एक मशीन को अलाउ करती है कि वो वास्ट अमाउंट ऑफ एनएलपी का डेटा जो है उसको प्रोसेस कर पाए। और एनएलपी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग देख ही रहे हैं, जैसे चैटबॉट्स हैं। चैटबॉट्स के अलावा अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे एलेक्सा, सीरी जैसे कितने सारे असिस्टेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं और वो समझ जाते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक वैसे ही अगर सेंटिमेंट एनालिसिस करना हो तो एनएलपी का यूज होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है, जिसका गूगल ट्रांसलेट एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वॉइस असिस्टेंट है, टेक्स्ट समराइजेशन है, या पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन करना हो, हर जगह एनएलपी का यूज के समय देखने को मिलता ही मिलता है। तो अगर हम लोग बात करें एनएलपी की इवॉल्व होना कैसे शुरू हुआ, तो एनएलपी बेसिकली 1950s 1980s में हैंड क्राफ्टेड रूल्स और कुछ डिक्शनरीज अवेलेबल थे। लेकिन 1990s और 2010 के बीच में इसमें अलग अलग एल्गोरिदम्स आने लगे, जैसे कि हिडन मार्कोव मॉडल्स, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, जो कि एनएलपी की जो एक्यूरेसी उसको इंप्रूव करने के लिए हेल्पफुल हुए। और 2015 के बाद से तो एनएलपी में बहुत ज्यादा काम हुआ है, क्योंकि जितने भी हम लोग देख रहे हैं मॉडल्स, जैसे वर्ड टू वेक्टर, एलएसटीएम, ट्रांसफॉर्मर के अंदर 2 स्ट्रक्चर आता है, बर्ड, जीपीटी और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली एनएलपी को काफी ज्यादा बूस्ट करता है। अगर आज की डेट में हम लोग बात करें तो कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एनएलपी में, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स में बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स, एंड यूजर्स, रेगुलेटरी बॉडीज, फ्रेमवर्क, टूलकिट प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर, के सारे ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं जो एनएलपी का यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी हम जाएंगे, हम कैप्शंस लिखते हैं, एवरीथिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू द लैंग्वेज, राइट। तो ये डीप लर्निंग के बाद अगर हमें कवर करना चाहिए, दैट इज द एनएलपी, जो कि काफी हेल्पफुल है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, अपने मॉडल को इफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक इसी तरीके से और एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड एज द कंप्यूटर विजन। Computer vision is a field of artificial intelligence that enables machine to interpret, understand visual data, images और फोटो। जैसे हम ह्यूमंस की आंखें होती है, हम देख लेते हैं, समझ जाते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स, राइट। अब कार के अंदर तो कोई ड्राइवर नहीं है, उसको खुद पता करना है कि आगे कोई पत्थर आ रहा है, पेड़ आ रहा है, कोई इंसान आ रहा है, उन सारे ऑब्स्टिकल से बचते हुए उसको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है। तो जैसे हम ह्यूमंस को तो दिख जाता है, वैसे ही एक मशीन को भी दिख पाए, दैट इज द कंप्यूटर विजन फ्रेमवर्क, जहां पे इमेजेस और वीडियो डेटा के साथ में मॉडल को ट्रेन किया जाता है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर विजन आज की डेट में जरूरी है। और इसकी भी इवोल्यूशन की बात करें तो ठीक एनएलपी की तरह 1960-80s में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। फिर उसके बाद सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, CNN जैसे बनना चालू हुआ। तो कंप्यूटर विजन में 2012 के बाद से और ज्यादा काम जो है वो बढ़ गया, जिसके अंदर रेस्टनेट, योलो, ट्रांसफॉर्मर्स जैसे कई सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की, जिसके बारे में हम इतना कुछ सुनते आ रहे हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? एक एआई मॉडल होता है जो बहुत बड़े टेक्स्ट डेटा से ट्रेन किया जाता है और ह्यूमन जैसे चीजों को जनरेट कर सकता है, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई गूगल का, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं एआई चैटबॉट्स की, जैसे सीरी, एलेक्सा, बार्ड है, या फिर कोड जनरेशन के लिए गिटहब या कोपायलट। तो जैसा एक इंसान चैट जीपीटी यूज कर सकता है, हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई चीज लिखवानी है,
कोई एक लेट्स सपोज मुझे ऐसे लिखवाना है तो जैसा ह्यूमन कर सकता है वैसे चैट जीपीटी लिख के दे सकता है मुझे। एआई बॉट जैसे एक इंसान बात करता है वैसे ही एलेक्सा और सीरी बात कर सकते हैं। अगर एक इंसान कोड जनरेट कर सकता है, लिख सकता है, तो वैसे ही यहाँ पे कोड जनरेशन के लिए गिटहब कोपायलट हम लोगों को यहाँ पे हेल्प करता है। तो ये जो होता है बेसिकली ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर ही चीजें पॉसिबल होती है। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहले डेटा, और वो भी बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा। एलएलएम को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा सेट दिया जाता है। अब डेटा सेट का सोर्स कुछ भी हो सकता है, कोड डेटा सेट हो सकता है, विकिपीडिया से, कोई वेबसाइट से, कहीं से भी आप डेटा ले सकते हैं। सेकेंड चीज की जो जरूरत पड़ती है दैट इज द ट्रांसफॉर्मर मॉडल, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। जब भी हम लोग किसी एलएलएम को बनाते हैं तो इसका जो मॉडल होता है, जो आर्किटेक्चर होता है जिसके ऊपर आपका एलएलएम बनेगा, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि जीपीटी, यानी कि जैसे हम चैट जीपीटी देख रहे हैं, इसके पीछे का जो ट्रांसफॉर्मर है इसको जीपीटी बोलते हैं, यानी कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। या मैं बात करूं बर्ड की, जैसे गूगल काम कर रहा है बाय डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये जो इसका आर्किटेक्चर है, ये ट्रांसफॉर्मर होते हैं और अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मर हो सकते हैं। जीपीटी हो सकता है, बर्ट हो सकता है जो बाय डायरेक्शनल इनकोडर होगा, या फिर T5 हो सकता है जो टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर हो सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा एलएलएम का आर्किटेक्चर होता है वो बेसिकली बिल्ड किस पे होता है? तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मर्स हम लोगों को देखने मिलता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें हार्डवेयर की, क्योंकि आपकी मशीन, सबसे पहले तो आपकी मशीन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो इतने बड़े डेटा के साथ में डील कर पाए। तो इसके लिए यहाँ पे जो जीपीयूज और टीपीयूज होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि एनवीडिया है या गूगल के टीपीयूज हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल बेस बनाते हैं। पहले ये पॉसिबल नहीं होता था कि हम लोग डीप लर्निंग को अपने नॉर्मल से कंप्यूटर पे कर पाए, लेकिन आज जब एनवीडिया या बाकी जो कंपनीज है जो चिप पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनकी बदौलत हम लोग क्या कर पा रहे हैं, आज कहीं पे भी बैठ के अगर आपको डीप लर्निंग अपने लैपटॉप पे यूज करना है तो आप वहां पे उसको कर पाएंगे। तो ये जो कंपनीज हैं जो उसके पावरफुल हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं, जीपीयूज एंड टीपीयूज की, ये सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है आज की डेट पे। देन सेकेंड आता है, अब आपके पास में अगर आपको एलएलएम बनाना है तो सबसे पहले आपने डेटा दे दिया, उसके बाद में आपने उसका आर्किटेक्चर के लिए ट्रांसफॉर्मर सेलेक्ट कर लिया, आपने जीपीयू और टीपीयू सेट कर लिया जिसमें आप डेटा को ट्रेन करेंगे। उसके बाद क्या एल्गोरिदम लगाएंगे ट्रेन करने के लिए, तो अलग अलग टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं और यही हम लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर अलग अलग एल्गोरिदम्स को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है जहां पे ग्रेडियंट डिसेंट, बैक प्रोपोगेशन जैसी चीजें जो होती है वो यूज होती है। डिप्लॉयमेंट और स्केलिंग के लिए अब आपने कोई मॉडल बना दिया, उसको आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाके डिप्लॉय करना होता है। क्लाउड के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ओपन एआई का एपीआई है, हगिंग फेस है, गूगल क्लाउड है, AWS है, Amazon का, एज्योर एआई है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे हम जाके अपने मॉडल को डिप्लॉय करते हैं और लार्ज स्केल में उस मॉडल को यूज कर पाते हैं। तो जब भी कोई अब एआई की बात करे, एआई के मॉडल्स की बात करे, अब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके का मॉडल है। एआई के पीछे जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, किस टाइप की चीजें यूज होती है, वो सारी चीजों का बेसिक फंडामेंटल आपका इस शॉर्ट क्रैश कोर्स के थ्रू कंप्लीट हो गया होगा। क्योंकि जब तक हम लोगों को अगर फाउंडेशन ही नहीं पता है, उसका असली मतलब ही नहीं पता है, तो हम उसके बारे में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर में मेरी कोशिश थी कि जब भी कोई एआई की बात करे, आपसे पूछे, तो आपको बेसिक फंडामेंटल जरूर क्लियर हो जाए। और इस वीडियो के थ्रू जितने भी हमारे टर्मिनोलॉजीज हैं, टेक्निकलिटीज है और सारे के सारे जो वर्ड्स है, उसका जो फंडामेंटल है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इंटरव्यूज में भी जाते हो, कि मेरा भी रियल टाइम एक्सपीरियंस है कि कभी भी कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरव्यू में आता है, व्हेनेवर इफ लेट्स से आई एम टेकिंग सर्टेन इंटरव्यू ऑल्सो, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका फाउंडेशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका आगे का जो लेवल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा इंटरव्यू में होता है कि लोग बस एआई का नाम सुन के उसके पीछे भागने लगते हैं, उनको उसके बेसिक्स का पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज एआई में कहाँ यूज हो रही है। और इंटरव्यू में भी वो लोग सफर करते हैं जब वो बेसिक चीजों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको इस एक ऐसा वीडियो आपको फुल फ्लेज प्रोवाइड किया जाए, वन शॉट, जहां पे आप एआई को डिटेल में समझें और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाए कि आप एआई की तरफ और आगे अच्छा क्या सीखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं, अभी तो हमने बेसिक तरीके से बस देखा मशीन लर्निंग के टाइप्स, डीप लर्निंग के टाइप्स, एनएलपी और कंप्यूटर विजन को। आप लोग मुझसे कौन सा कोर्स फुल फ्लेज चाहते हैं जहां पे हम, या तो हो सकता है पूरा मशीन लर्निंग पढ़े,
या डीप लर्निंग पढ़े या एनएलपी पढ़े या कंप्यूटर विजन पढ़े, आप क्या चीज पढ़ना चाहते हैं ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसके लिए आपके लिए कंप्लीट कोर्स जो है वो जल्द से जल्द लेके आ पाऊं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था एक शॉर्ट हमारा कोर्स रिगार्डिंग द एआई। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।